गोरखपुर के एक छोटे से गांव में रामदीन शर्मा और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी रहते थे। 88 साल के रामदीन जी कभी गांव के सबसे सम्मानित शिक्षक हुआ करते थे और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी पूरे गांव की मां समान थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने इकलौते बेटे राजेश के लिए न्यौछावर कर दिया था। राजेश को पढ़ाने के लिए रामदीन जी ने अपनी जमीन बेची थी। उसके इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सुमित्रा देवी ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे। और आज वही राजेश दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। अच्छी सैलरी कमाता था, बड़ा घर था, गाड़ी थी। लेकिन दोस्तों, जो कुछ उस सुबह हुआ वो सुनकर आपका खून सूख जाएगा। उस दिन सुबह सुबह राजेश अपनी कार लेकर गांव पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में कठोरता थी। उसके साथ उसकी पत्नी प्रिया भी थी, जो लगातार कुछ न कुछ कह रही थी। रामदीन जी अपने बेटे को देखकर खुश हो गए। वे दौड़कर दरवाजे पर आए और बोले, अरे राजेश बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? चल अंदर आ, तेरी मां तेरे लिए कुछ बनाती है। लेकिन राजेश का जवाब सुनकर रामदीन जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, मैं घूमने नहीं आया हूं। मैं आपसे साफ साफ कहने आया हूं कि अब आप लोग इस घर में नहीं रह सकते। सुमित्रा देवी, जो रसोई से चाय बनाकर ला रही थीं, उनके हाथ से गिलास गिर गया। कांच के टुकड़े बिखर गए, ठीक उनके दिल की तरह। क्या कह रहे हो राजेश? ये तो हमारा घर है। रामदीन जी की आवाज कांप रही थी। पापा, ये घर अब मेरा है। मैंने इसके कागजात अपने नाम करवा लिए हैं और मैं इसे बेचना चाहता हूं। प्रिया को दिल्ली में एक बड़ा घर चाहिए। राजेश का स्वर बर्फ की तरह ठंडा था। प्रिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, पापा जी, आप लोग कोई ओल्ड एज होम चले जाइए। वहां आपका अच्छा ख्याल रखा जाएगा। हमें भी तो अपनी जिंदगी जीने दीजिए। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, वही बेटा जिसके लिए माता पिता ने अपना सब कुछ गंवाया, आज उन्हें घर से बेदखल कर रहा था। रामदीन जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, बेटा, हमने तेरे लिए कुछ गलत किया है क्या? हमसे कोई गुस्ताखी हुई है? पापा, आप लोग बुढ़ापे की बीमारियों से परेशान रहते हैं। मां को डायबिटीज है, आपको बीपी की समस्या है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपकी देखभाल करें। और फिर प्रिया को आपके इस पुराने घर में रहना अच्छा नहीं लगता। सुमित्रा देवी धीरे से बोली, बेटा, हम कोई बोझ नहीं बनना चाहते। बस इसी घर में रहने दे। हम चुपचाप अपने कमरे में रहेंगे। प्रिया तुरंत भड़क उठी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस घर को बेचकर दिल्ली में एक मॉडर्न फ्लैट खरीदना चाहती हूं और मैं अपने घर में किसी बुजुर्गों के साथ नहीं रहना चाहती। राजेश ने फैसला सुना दिया। पापा, आपके पास 2 दिन का वक्त है। इस घर को खाली कर दीजिए। यह कहकर राजेश और प्रिया वापस चले गए। रामदीन जी और सुमित्रा देवी वहीं खड़े रह गए, जैसे किसी ने उन पर बिजली गिरा दी हो। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, परेशान थे। मुन्नी काकी, जो राजेश को बचपन में गोद में खिलाती थीं, वे रो पड़ीं। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है? बेटे अपने मां बाप को घर से निकाल रहे हैं। गांव के बुजुर्ग राम सिंह चाचा बोले, मैंने सुना है कि राजेश का दिल्ली में बड़ा नाम है, लेकिन यहां उसने अपने मां बाप के साथ क्या किया, यह तो शर्म की बात है। 2 दिन बाद एक ट्रक आकर रुका। राजेश उतरा और अपने माता पिता को कड़ी आवाज में कहा, पापा, अब निकलिए, मेरे ग्राहक आने वाले हैं घर देखने। रामदीन जी और सुमित्रा देवी ने अपना छोटा सा सामान बांधा। सुमित्रा देवी ने अपनी पुरानी साड़ियां, रामदीन जी ने अपनी किताबें उठाईं। उनके चेहरे पर दुख था, लेकिन शिकायत नहीं। जब वे घर से निकले तो पूरा गांव देख रहा था। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ गुस्से से भरे हुए थे। रामदीन जी ने घर की दहलीज को छूकर प्रणाम किया और धीरे से कहा, हे घर देवता, हमसे कोई गलती हुई है तो माफ करना। यह देखकर गांव के कई लोगों की आंखें भर आईं। अब सवाल यह था कि रामदीन जी और सुमित्रा देवी जाएंगे कहां? उनके पास कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई और ठिकाना नहीं था। गांव के मुखिया रमेश प्रसाद जी आगे आए और बोले, चाचा जी, आप लोग परेशान ना हो, हम सब मिलकर आपका इंतजाम करेंगे। लेकिन रामदीन जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। हम कहीं और चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे चाचा जी? रमेश जी ने पूछा। रामदीन जी चुप रह गए। उनकी आंखों में असहायता साफ दिख रही थी। तभी अचानक गांव की सबसे बुजुर्ग महिला राधा दादी आईं।
उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कहा, मैं 60 साल से इस गांव में रह रही हूं, आज तक ऐसा अन्याय नहीं देखा। रामदीन भाई ने इस गांव के हर बच्चे को पढ़ाया है। सुमित्रा बहन ने हर घर की बहू बेटी को संस्कार सिखाए हैं, और आज उनका अपना बेटा उन्हें घर से निकाल रहा है। राधा दादी की आवाज में दर्द था, गुस्सा था। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। हर किसी के चेहरे पर रामदीन जी और सुमित्रा देवी के प्रति सहानुभूति थी। यंग टीचर अनिल कुमार बोले, रामदीन सर ने मुझे भी पढ़ाया है। उन्होंने कभी किसी से फीस नहीं ली, गरीब बच्चों को मुफ्त में किताबें देते थे। दुकानदार गोपाल बाबू कहने लगे, सुमित्रा दीदी ने मेरी शादी में अपने गहने तक दे दिए थे। कहती थीं, भाई की शादी में बहन को क्या देखना। धीरे धीरे गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर रामदीन जी और सुमित्रा देवी की अच्छाइयों के किस्से आने लगे। लेकिन इधर रामदीन जी और सुमित्रा देवी का क्या हाल था? वे एक पुराने बस स्टैंड पर बैठे थे। उनका छोटा सा सामान उनके पास रखा था। शाम हो चुकी थी और ठंड बढ़ने लगी थी। सुमित्रा देवी धीरे से बोली, जी, कहाँ गलती हो गई हमसे? हमने राजेश को इतना प्यार दिया, इतना लाड किया, उसकी हर जरूरत पूरी की। रामदीन जी ने अपनी पत्नी का हाथ थामा और कहा, सुमित्रा, शायद हमने उसे बहुत लाड किया, उसे कभी जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया। हमने सब कुछ देकर उसे बिगाड़ दिया। लेकिन हमारी गलती इतनी बड़ी थी कि वो हमें घर से निकाल दे? सुमित्रा देवी रो रही थीं। रामदीन जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वे बोले, पता नहीं सुमित्रा, पता नहीं। रात होने लगी थी। बस स्टैंड पर ठंडी हवा चलने लगी। सुमित्रा देवी को खांसी आने लगी। उनकी तबीयत खराब होने लगी। रामदीन जी परेशान हो गए। वे सोच रहे थे कि रात कहाँ बिताएंगे। तभी एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसमें से गांव के मुखिया रमेश प्रसाद जी उतरे। चाचा जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? चलिए, गांव चलिए। रामदीन जी ने हैरानी से पूछा, लेकिन कहां? हमारा तो कोई घर नहीं रहा। रमेश जी मुस्कुराए और बोले, चाचा जी, पूरा गांव आपका घर है। चलिए। जब रामदीन जी और सुमित्रा देवी गांव वापस पहुंचे तो जो नजारा देखा वो आपकी आंखों में आंसू ला देगा दोस्तों। गांव के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया था। उसमें दरी बिछी हुई थी, रोशनी की गई थी। गांव के तमाम लोग इकट्ठे थे। राधा दादी आगे आकर बोलीं, रामदीन भाई, सुमित्रा बहन, आप हमारे गांव की शान हैं। आज से यह पंडाल आपका घर है और हम सब मिलकर आपकी देखभाल करेंगे। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मुन्नी काकी आगे आकर बोलीं, दीदी, मैं रोज आपके लिए खाना बनाकर लाऊंगी। अनिल टीचर ने कहा, सर, आप फिर से गांव के बच्चों को पढ़ाइए, हमें आपकी जरूरत है। डॉक्टर राम प्रकाश बोले, चाचा जी, आंटी जी, आपकी दवाइयों का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। दुकानदार गोपाल बाबू ने कहा, दीदी, आपको जो भी सामान चाहिए मेरी दुकान से ले लीजिए। यह सब सुनकर रामदीन जी और सुमित्रा देवी रो पड़े। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। रामदीन जी ने कंपित आवाज में कहा, बच्चों, आप लोगों ने हमारा इतना सम्मान किया है कि हमारा दिल भर आया है। हमें लगा था कि हम इस दुनिया में अकेले हैं। सुमित्रा देवी बोली, भगवान ने हमसे एक बेटा छीना है, लेकिन पूरा गांव दे दिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी बीच एक और घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए। 2 दिन बाद राजेश फिर गांव आया। उसके साथ कुछ लोग थे जो घर खरीदने आए थे। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि घर के सामने एक भीड़ खड़ी थी। राजेश गुस्से से बोला, ये सब क्या लगाया है यहां? हटाइए सब कुछ। लेकिन गांव के लोगों ने हिम्मत दिखाई। मुखिया रमेश प्रसाद जी आगे आए। राजेश, तू ये क्या कर रहा है? अपने मां बाप को घर से निकाल दिया? राजेश बोला, चाचा, ये मेरा निजी मामला है, आप लोग बीच में मत आइए। निजी मामला? राधा दादी तेज आवाज में बोली, जो मां तुझे 9 महीने पेट में रखे, जो बाप तेरे लिए अपनी जमीन बेचे, उनके साथ यह बर्ताव निजी मामला है। राजेश की पत्नी प्रिया चिढ़ाते हुए बोली, आंटी जी, आप लोग पुराने जमाने की सोच रखते हैं, अब का जमाना अलग है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए अस्पताल और ओल्ड होम एज होम हैं। यह सुनकर गांव के लोग गुस्से से भर गए। युवा टीचर अनिल कुमार तेजी से बोले,
शर्म करो, तुम लोगों में जरा भी संस्कार नहीं है। रामदीन सर ने तुम्हें पढ़ाया है, उन्होंने तुम्हें इंसान बनाया है। राजेश अकड़ते हुए बोला, देखिए, मैं अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखने को तैयार हूं, वहां उनका अच्छा ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति गंगाराम दादाजी आगे आए। वे 90 साल के थे, लेकिन उनकी आवाज में दम था। राजेश बेटा, मैंने तेरे दादाजी को देखा है, तेरे पापा को पाला है, तुझे भी गोद में खिलाया है। आज तू जो कर रहा है वो सिर्फ अपने मां बाप के साथ नहीं, पूरे गांव के साथ अन्याय है। गंगाराम दादाजी की आंखों में आंसू थे। बेटा, तेरे मां बाप ने तेरे लिए कितना त्याग किया है ये तू जानता है। जब तू बीमार होता था, तेरी मां रात भर जागती थी। जब तेरी फीस के पैसे नहीं थे, तेरे पापा ने मजदूरी की थी। राजेश का चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, दादाजी, यह सब पुरानी बातें हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तभी अचानक एक आवाज आई, राजेश! सबने मुड़कर देखा। रामदीन जी और सुमित्रा देवी आ रहे थे। उनके चेहरे पर दुख था, लेकिन गुस्सा नहीं। राजेश को अपने मां बाप को देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी अकड़ बनाए रखी। रामदीन जी धीरे से बोले, राजेश बेटा, तू परेशान मत हो। हमने तेरा घर छोड़ दिया है, अब तू खुशी से अपनी जिंदगी जी। सुमित्रा देवी आंसुओं से भरी आवाज में बोली, बेटा, हमसे कोई गुस्ताखी हुई है तो माफ कर दे। हमारी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। यह सुनकर गांव के लोग रो पड़े। राजेश के चेहरे पर एक पल के लिए भावनाएं दिखीं, लेकिन वो फिर सख्त हो गया। प्रिया ने राजेश के कान में कहा, अब चलते हैं, यहां बहुत नाटक हो गया। राजेश बोला, पापा, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं जा रहा हूं। वो अपने ग्राहकों के साथ घर दिखाने चला गया। लेकिन गांव के लोग चुप नहीं रहे। उन्होंने फैसला किया कि वे राजेश को सबक सिखाएंगे। अगले दिन गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने तय किया कि वे राजेश के साथ एक सामाजिक बहिष्कार करेंगे। मुखिया रमेश प्रसाद जी ने ऐलान किया, गांव के किसी भी व्यक्ति को राजेश से कोई बात नहीं करनी है, न उसकी कोई मदद करनी है, न उसका कोई काम करना है। यह खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के गांवों के लोग भी इस घटना के बारे में जान गए। एक हफ्ते बाद राजेश फिर आया। इस बार वो अकेला था। उसका चेहरा परेशान लग रहा था। वो दुकान पर गया तो गोपाल बाबू ने उससे बात नहीं की। वो पेट्रोल पंप गया तो वहां के मालिक ने उसे पेट्रोल देने से मना कर दिया। राजेश हैरान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मामला क्या है। शाम को वो मुखिया के घर गया। चाचा, यह सब क्या हो रहा है? कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? रमेश प्रसाद जी ने सीधे मुंह जवाब दिया, राजेश, जो व्यक्ति अपने मां बाप का सम्मान नहीं कर सकता, उसका हमारे गांव में कोई सम्मान नहीं है। राजेश को गुस्सा आया। चाचा, यह आपका फैसला है या पूरे गांव का? पूरे गांव का। रमेश जी का जवाब साफ था। राजेश वापस शहर चला गया, लेकिन उसके मन में बेचैनी होने लगी। दिल्ली में भी उसे चैन नहीं आ रहा था। जब भी वो अपने दोस्तों से मिलता तो कहीं ना कहीं मां बाप की बात आ जाती। उसका एक दोस्त अमित कहता, यार राजेश, कल मेरे पापा का फोन आया था। बोल रहे थे कि तबीयत खराब है, मैं कल ही घर जा रहा हूं। दूसरा दोस्त सुनील बोलता, मेरी मम्मी मेरे लिए आज भी मेरी पसंदीदा सब्जी बनाती है, कहती है पता नहीं कब आएगा बेटा। यह सब सुनकर राजेश का दिल बैठने लगता। रात में जब वो बिस्तर पर लेटता तो उसे अपने बचपन की यादें आतीं। कैसे मां उसे खिलाती थीं, कैसे पापा उसे पढ़ाते थे। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस उससे कह रहा था, राजेश, तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन लगता है कि तुम कुछ परेशान रहते हो। घर में सब ठीक तो है ना? राजेश ने झूठ बोला, जी सर, सब ठीक है। लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। प्रिया को भी लगने लगा था कि राजेश कुछ अलग हो गया है। वो हमेशा चुप रहता था, कम बोलता था। एक दिन प्रिया ने पूछा, क्या बात है राजेश, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? राजेश ने कहा, कुछ नहीं प्रिया, ऑफिस का तनाव है। लेकिन सच्चाई यह थी कि राजेश को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। इधर गांव में रामदीन जी और सुमित्रा देवी का हाल क्या था? गांव के लोगों के प्यार और सम्मान से उनका दिल भर आया था। हर दिन कोई न कोई उनके लिए खाना लेकर आता, कोई उनसे बात करने बैठता। रामदीन जी फिर से गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे।
सुमित्रा देवी गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगीं। उन्होंने एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाया। लेकिन रात में जब वे अकेले होते तो राजेश की याद आती। सुमित्रा देवी कहती, जी, पता नहीं राजेश कैसा है, खाना ठीक से खाता होगा कि नहीं। रामदीन जी समझाते, सुमित्रा, उसने अपना रास्ता चुना है, हमें उसकी खुशी में खुश रहना चाहिए। लेकिन माता पिता का दिल कहाँ मानता है। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना घटी। गांव के बाहर हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक और बस की टक्कर हो गई। तुरंत गांव के सभी लोग मदद के लिए दौड़े। रामदीन जी भी अपनी उम्र के बावजूद घायलों की मदद में जुट गए। उन्होंने एक गंभीर रूप से घायल युवक को अपनी गोद में रखा। वो बेहोश था और उसके मुंह से खून आ रहा था। रामदीन जी ने उसे प्यार से सहलाया और कहा, बेटा, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आई और घायलों को अस्पताल ले गई। उस युवक के परिवार वाले रामदीन जी के पैर छूने लगे। उसकी मां रो रो कर कह रही थी, चाचा जी, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, आप भगवान हैं। रामदीन जी ने कहा, बेटी, यह तो हमारा कर्तव्य था। हर बेटा किसी का प्यारा होता है। यह घटना पूरे इलाके में फैल गई। अखबारों में भी इसकी खबर छपी। रामदीन जी की तस्वीर के साथ लिखा था, 88 साल के बुजुर्ग ने बचाई युवक की जान। यह खबर राजेश तक भी पहुंची। उसके ऑफिस के एक सहयोगी ने उसे न्यूज़पेपर दिखाया। राजेश, ये तुम्हारे पापा हैं ना? वाह यार, कितने अच्छे इंसान हैं। राजेश ने अखबार देखा। उसके पापा की तस्वीर थी। उनके चेहरे पर वही प्यार था, वही दयालुता थी। राजेश का गला भर आया। वो बाथरूम में गया और रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। जिन हाथों ने उसे पाला पोसा, वही हाथ आज भी दूसरों की सेवा में लगे हैं। उस दिन राजेश घर जल्दी आया। प्रिया को लगा कि वो बीमार है। क्या बात है राजेश, तुम ठीक तो हो ना? राजेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रिया, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। कैसी गलती? मैंने अपने मां बाप के साथ जो किया है वो गलत था। मुझे उन्हें वापस ले आना चाहिए। प्रिया तुरंत भड़क उठी। क्या कह रहे हो राजेश? मैंने साफ कहा था कि मैं उनके साथ नहीं रह सकती। राजेश पहली बार प्रिया को डांटा। प्रिया, वे मेरे मां बाप हैं। उन्होंने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की है। प्रिया रोने लगी। तो अब तुम उन्हें मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? प्रिया, यह प्यार का मामला नहीं है, यह धर्म का मामला है, कर्तव्य का मामला है। प्रिया ने धमकी दी, अगर तुम अपने मां बाप को यहां लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। राजेश ने गंभीरता से कहा, प्रिया, अगर तुम्हें मेरे मां बाप पसंद नहीं हैं तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं अब अपने मां बाप को वापस लेकर आऊंगा। यह पहली बार था जब राजेश ने प्रिया के सामने अपने मां बाप के लिए आवाज उठाई थी। अगले दिन राजेश ने ऑफिस से छुट्टी ली और गांव जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या गांव के लोग उसे माफ करेंगे? क्या उसके मां बाप उसे माफ करेंगे? राजेश का दिल जोर से धड़क रहा था जब वो गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर था। जब राजेश गांव पहुंचा तो देखा कि चौराहे पर भीड़ लगी हुई है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो कार से उतरा और धीरे धीरे भीड़ की तरफ बढ़ा। लोगों ने उसे देखा लेकिन कोई बात नहीं की। राजेश ने देखा कि पंडाल में उसके मां बाप बैठे हैं। उसकी मां गांव की औरतों के साथ कुछ काम कर रही थीं। उसके पापा बच्चों को पढ़ा रहे थे। राजेश को देखकर सारी गतिविधियां रुक गईं। सन्नाटा छा गया। रामदीन जी ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस दुख था। राजेश धीरे धीरे अपने मां बाप के पास गया। पूरा गांव उसे देख रहा था। जब वो अपने मां बाप के सामने पहुंचा तो अचानक उसके घुटने टेक गए। वो उनके पैर छूने लगा। मां, पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। राजेश रो रहा था। उसकी आवाज में सच्चा पछतावा था। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। मां का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने बेटे का सिर अपने हाथों में ले लिया। बेटा, तू रो मत। मां कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। रामदीन जी भी भावुक हो गए। उन्होंने राजेश को उठाया और गले लगा लिया। बेटा, गलती सबसे होती है, तूने समझ लिया, यही बहुत है। ये देखकर पूरे गांव के लोग रो पड़े। कुछ लोग तालियां बजाने लगे। राधा दादी आगे आकर बोलीं, यही तो हमारे संस्कार हैं। माता पिता कभी अपने बच्चों से दिल से नाराज नहीं होते।
राजेश ने हाथ जोड़कर पूरे गांव से कहा, माफ करिए मुझे। मैंने न सिर्फ अपने मां बाप के साथ गलत किया, बल्कि आप सबके साथ भी गलत किया। मुखिया रमेश प्रसाद जी ने कहा, राजेश, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है। राजेश ने अपने मां बाप से कहा, मां, पापा, अब आप मेरे साथ दिल्ली चलिए। वो घर आपका है, मेरा है, हम सबका है। सुमित्रा देवी ने पूछा, बेटा, लेकिन प्रिया, वो तो नाराज हो जाएगी। राजेश ने दृढ़ता से कहा, मां, अब प्रिया को मेरे फैसले को मानना होगा। अगर वो नहीं मानती तो उसका दरवाजा खुला है। गांव के लोगों को राजेश में बदलाव साफ दिखा। वो अब सच में अपनी गलती समझ चुका था। अनिल टीचर ने कहा, राजेश भाई, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको साबित करना होगा कि आपका यह फैसला सच्चा है। राजेश ने कहा, भाई साहब, मैं जो वादा कर रहा हूं वो पूरा करूंगा। मैंने अपने मां बाप के साथ जो किया है उसका प्रायश्चित करूंगा। उसी शाम राजेश ने अपने घर से सारा सामान निकलवाया और अपने मां बाप को वापस उनके घर में बिठाया। मां, पापा, यह घर आपका है और हमेशा रहेगा। मैं दिल्ली में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लूंगा। रामदीन जी ने कहा, नहीं बेटा, अब तू भी यहीं रह, घर बड़ा है। लेकिन राजेश ने कहा, पापा, पहले मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित करने दीजिए, फिर देखते हैं। अगले दिन राजेश दिल्ली वापस चला गया। प्रिया को जब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई। तुमने मेरी बात नहीं मानी राजेश, अब मैं अपने मायके जा रही हूं। राजेश ने शांति से कहा, प्रिया, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। प्रिया सच में अपने मायके चली गई। राजेश को दुख हुआ, लेकिन वो अपने फैसले पर कायम रहा। कुछ दिन बाद प्रिया वापस आई। उसे एहसास हो गया था कि राजेश बदल चुका है। राजेश, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो ठीक है, लेकिन मैं अपने मां बाप के साथ कैसे रहूंगी? राजेश ने प्यार से समझाया, प्रिया, तुम एक बार उन्हें जानने की कोशिश तो करो, वे बहुत अच्छे लोग हैं। धीरे धीरे प्रिया मान गई। जब राजेश अपनी पत्नी के साथ गांव गया तो उसने प्रिया को अपने मां बाप से मिलवाया। सुमित्रा देवी ने बहुत प्यार से प्रिया का स्वागत किया। बेटी, तू मेरी बेटी है, आ, मैं तेरे लिए तेरा पसंदीदा खाना बनाती हूं। रामदीन जी ने भी प्रिया से बहुत प्यार से बात की। धीरे धीरे प्रिया का दिल भी पिघलने लगा। कुछ महीने बाद राजेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में ही एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। पापा, अब मैं आपके पास ही रहूंगा। मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन आपकी सेवा में बिताना चाहता हूं। रामदीन जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुमित्रा देवी रो पड़ी। गांव के लोग भी खुश थे। उन्होंने देखा कि राजेश सच में बदल गया है। 1 साल बाद प्रिया को एक बेटा हुआ। जब सुमित्रा देवी ने अपने पोते को गोद में लिया तो उनकी खुशी देखते ही बनती थी। अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई, वे रो रो कर कहने लगीं। रामदीन जी भी अपने पोते से खूब खेलते। वे कहते, यह बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा है। राजेश ने देखा कि उसके मां बाप कितने खुश हैं। उसे लगा कि उसने बिल्कुल सही फैसला किया है। प्रिया भी अब सुमित्रा देवी और रामदीन जी से बहुत प्यार करने लगी थीं। वे उसे बेटी की तरह मानते थे। गांव के लोग कहते, देखो, यही है असली खुशी। जब पूरा परिवार साथ रहता है तो घर में कितनी खुशियां होती हैं। राजेश का बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। गांव के लोग उसका सम्मान करते थे क्योंकि उसने अपनी गलती सुधारी थी। एक दिन राजेश अपने पापा से बोला, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो किया था वो बहुत गलत था। रामदीन जी ने कहा, बेटा, तू बार बार माफी क्यों मांगता है? जो हुआ सो हुआ, अब तू हमारे साथ है, यही बहुत है। सुमित्रा देवी भी बोली, हां बेटा, अब आगे की सोच, पीछे की बातें भूल जा। लेकिन राजेश को लगता था कि उसे अपने मां बाप की और भी सेवा करनी चाहिए। वो हर दिन उनके लिए कुछ न कुछ खास करता। कभी उनकी पसंदीदा मिठाई लेकर आता, कभी उन्हें घुमाने ले जाता। गांव के लोग कहते, वाह राजेश, अब तू सच्चा बेटा बन गया है। समय बीतता गया। राजेश के 2 और बच्चे हुए। रामदीन जी और सुमित्रा देवी अपने पोते पोतियों से खूब खेलते। घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता। बच्चों की आवाजें, उनकी हंसी, दादा दादी का प्यार, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। एक दिन रामदीन जी ने राजेश से कहा, बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तूने समझ लिया। अगर तू नहीं समझता तो हम अकेले मर जाते।
राजेश की आंखों में आंसू आ गए। पापा, ऐसा मत कहिए, मैं बहुत बुरा आदमी था। नहीं बेटा, तू बुरा नहीं था, बस थोड़ा भटक गया था। लेकिन तेरे संस्कार अच्छे थे, इसीलिए तू वापस आ गया। यह सुनकर राजेश को लगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया है। आज राजेश एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके बच्चे अच्छी तरह पल बढ़ रहे हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि उसके मां बाप उसके साथ हैं। गांव के लोग राजेश की मिसाल देते हैं। वे कहते हैं, देखो, राजेश कैसे अपने मां बाप की सेवा करता है। यही तो असली संस्कार है। कभी कभी जब राजेश अकेले में सोचता है तो उसे लगता है कि अगर गांव के लोगों ने उसे सबक नहीं सिखाया होता तो शायद वो कभी नहीं समझ पाता। गांव वालों का शुक्रिया है जिन्होंने मुझे राह दिखाई, वो मन में कहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति हैं। जिन हाथों ने हमें पाला पोसा, जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उनका सम्मान करना हमारा पहला धर्म है। आज के जमाने में बहुत से बच्चे अपनी व्यस्त जिंदगी में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप बोझ हैं, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। माता पिता कोई बोझ नहीं, बल्कि भगवान का दिया गया अनमोल उपहार हैं। उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना, उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। जब हम बूढ़े होंगे तो हमें भी अपने बच्चों की जरूरत होगी। अगर हम आज अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमारा सम्मान करेंगे। राजेश की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब गांव के लोगों ने राजेश को सबक सिखाया तो उसकी आंखें खुलीं। हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समाज में बुजुर्गों का सम्मान हो। जो लोग अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि राजेश ने सही किया, और क्या आपको लगता है कि गांव वालों का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यह भी बताइए कि आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करिए ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम रोज ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियां लेकर आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।